फिर इनकी एप्लीकेशन इन फिजिक्स देखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बेसिक्स इन फॉर मेकिंग योर फिजिक्स वेरी स्ट्रांग, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट, दैट इज कंसेप्ट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ एंड सर्कल। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कंसेप्ट। हाइपरबोला। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो ग्राफ होता है उसका नेचर क्या होता है और उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है। अगर हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ की जनरल इक्वेशन देखेंगे तो इसकी जनरल इक्वेशन जो होती है, जनरल इक्वेशन, if you have a look at its general equation, that's y is equal to some constant, that let us say some constant k divided by x. So where does this equation come from? So we have a general equation like this: y is directly proportional to, y is inversely proportional to x. और इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम खत्म करेंगे तो यहाँ पे हमें इक्वालिटी साइन लगाना पड़ेगा प्लस सम कांस्टेंट, और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट ऐड करना होगा। दैट मींस y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट लगाएंगे, लेट अस से दैट इज k डिवाइड बाय x। सो आई कैन इक्वेट दिस इक्वेशन, आई कैन राइट इट लाइक दिस। ये की जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू मतलब कुछ भी हो सकता है। आई कैन राइट y इज इक्वल टू 1 बाय x। तो अगर मेरे पास ये वाली इक्वेशन है, अगर मेरे पास ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसका जो ग्राफ आएगा दैट विल ऑलवेज बी हाइपरबोला। इसका जो ग्राफ आएगा दैट विल ऑलवेज बी हाइपरबोला, है ना। तो इसी इक्वेशन को हम मॉडिफाई थोड़ा कर सकते हैं। इस x को अगर यहाँ लाएंगे, दिस विल बिकम x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या है, ये कांस्टेंट है ना, इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस अगेन फॉलोज द ग्राफ कौन सा, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इस चीज को थोड़ा मैथमेटिकल लॉजिक लगा के समझेंगे। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल दिस इज y एक्सिस, और ये मेरे पास फॉर एग्जांपल दिस इज x एक्सिस, है ना। ये x एक्सिस है और ये मेरी y एक्सिस है। लेट अस से कि ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1 बाय x, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। लेट अस से हमारे पास x इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू क्या है, 0 है। सो अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 1 बाई 0, और 1 बाई 0 क्या होता है, 1 बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो y का वैल्यू बनेगा इन्फिनिटी। कैसे बनेगा, तो इसको थोड़ा एलाबोरेट करेंगे। y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 दैट इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है, ये 0 है, दिस इज द ओरिजिन। So I can take another ink over here. I can mark it with a different ink. तो ये है ना, ये origin है, this is an origin। यहाँ पे मेरा ये x है, this is x, sorry, this is x। यहाँ पे x का वैल्यू 0 है और यहीं पे y का वैल्यू भी 0 है। तो मतलब if by x value is 0, let us say यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, let us say यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, और यहाँ पे x का वैल्यू let us say it is infinity, और यहाँ पे लेट अस से y का वैल्यू जो है, लेट अस से y का वैल्यू 1 है, यहाँ पे लेट अस से y का वैल्यू 0.5 है, लेट अस से यहाँ पे y का वैल्यू इन्फिनिटी है ना। तो देखो जब हमारा x 0 होता है, y का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, मतलब अगर x 0 है इस जगह पे तो y का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, मतलब यहाँ पे हमारा y होगा, मतलब जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, वो यहाँ से स्टार्ट होगा ना। अब वैल्यू ऑफ x को इंक्रीज करेंगे, लेट अस से इन द सेकंड इंस्टेंट x का वैल्यू जो है दैट्स 1, तो y क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। 1 बाय एक्स मीन्स 1 बाय 1, 1 बाय 1 मीन्स 1, तो उस टाइम हमारा y जो है दैट विल बी 1। y का वैल्यू 1 मतलब जो हमारा y है वो यहाँ तक पूछेगा, मतलब ग्राफ का नेचर जो है वो डिक्रीजिंग होता है। क्या मैंने कहा कि x का वैल्यू 1 है, यहाँ पे x का वैल्यू 1 और यहीं पे y का वैल्यू 1, है ना। लेट अस इसको एक और चीज करते हैं कि x का वैल्यू हम 2 करते हैं। अगर x का वैल्यू 2 है तो y विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। 1 divided by x means 1 divided by 2, so this will come out 0.5। इसका मतलब कि अगर x2 है, y का वैल्यू 0.5 है। इसको अगर थोड़ा और डिक्रीज करेंगे तो ये वाली स्ट्रक्चर आएगी, यहाँ पे आपके y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 0.5 है। नाउ लेट अस सपोज कि हमारा जो x है इसका वैल्यू है इन्फिनिटी। अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी है, y विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी, और 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर इन्फिनिटी x है, मतलब x यहाँ पे आएगा, दिस इज द इन्फिनिटी।
तो y उस टाइम क्या बनेगा, y बिकम्स इक्वल टू 0। सो द नेचर ऑफ द ग्राफ जो है वो इस तरह का ग्राफ आएगा। इसका मतलब अब ये कहानी आपको याद नहीं रखनी है, दिस इज ओनली फॉर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। तो देखो इसका मतलब ये है कि जब भी हम हाइपरबोला ग्राफ बनाएंगे बिटवीन y एक्सिस एंड x एक्सिस, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ग्राफ, ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा ना। ग्राफ नेचर ऑफ द ग्राफ विल बी लाइक दिस, और यू कैन राइट इट लाइक दिस, नेचर ऑफ द ग्राफ विल बी लाइक दिस, है ना। ये ग्राफ होगा, दिस इज हाइपरबोला ग्राफ, दिस इज हाइपरबोला ग्राफ। आई होप ये बात समझ में आ गई। अब देखेंगे इस ग्राफ को आप फिजिक्स में कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, वायर इन द फिजिक्स वी कैन अप्लाई दिस ग्राफ। कौन से ऐसी इक्वेशन है जहाँ पे फिजिक्स में हम इस हाइपरबोला ग्राफ को यूज करेंगे, है ना। तो देखो फिजिक्स में अगर हम देखेंगे हमारे पास एक इक्वेशन है, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। यहाँ पे एच जो है दिस इज प्लैंक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, सो आई कैन राइट लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। तो अगर यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे लैम्डा वर्सेस पी, तो कौन सा ग्राफ आएगा, ग्राफ विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। व्हाई, बिकॉज़ दिस इज y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय x टाइप ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ मेरा जो आएगा दैट विल बी लाइक दिस, है ना। So similarly, I can have other type of the equation in physics कि angular momentum is equal to moment of inertia into angular velocity। अभी ये moment of inertia क्या होता है, angular velocity क्या होती है, या फिजिक्स के आने वाले लेक्चर्स में देखोगे, है ना। फिलहाल के लिए हाल फिलहाल हमें याद रखना है कि angular momentum की जो इक्वेशन है दैट्स इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगुलर मोमेंटम है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे, लेट अस से कि यहाँ पे हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इट इज कांस्टेंट, या लेट अस से कि यहाँ पे अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, आई निकालेंगे, किसके बराबर आएगा, आई विल बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय ओमेगा। लेट अस से कि एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे मैंने इसको कांस्टेंट लिया, कांस्टेंट है तो आई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय ओमेगा। सो दिस इज y इज इक्वल टू 1 बाय x, है ना। तो सिमिलरली अगर हम फ्लूइड्स में जाएंगे या अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर केमिस्ट्री में जाएंगे, वी कैन सी बॉयलर्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलियोसेक लॉ, वो सब लॉज। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कौन सा लॉ है, बॉयल लॉ है, बॉयलर्स लॉ है ना। तो यहाँ पे अगर ग्राफ बनाएंगे बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, तो कौन सा यहाँ पे ग्राफ बनेगा, ग्राफ विल बी लाइक दिस, है ना। तो ये दिस इज द एप्लीकेबिलिटी, चार्ल्स लॉ में लगेगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, गेलियोसेक लॉ में लगेगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये सब इक्वेशंस ऐसी है जिनमें हम ये वाला ग्राफ यूज करते हैं, है ना। तो ये था हाइपरबोला का कंसेप्ट। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट्स कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल। सर्कल्स की डिटेल जानेंगे, सर्कल्स की जनरल इक्वेशन देखेंगे, उसके बाद इलिप्स जब डिस्कस करेंगे उसके बाद देखेंगे सर्कल और इलिप्स में कहाँ पे क्वेश्चंस फिजिक्स में आ सकते हैं, है ना। तो डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज सर्कल्स। सर्कल्स का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। अब सर्कल्स का कंसेप्ट बिफोर कमिंग टू इट इज जनरल इक्वेशन, इसकी जनरल इक्वेशन जानने से पहले हम सर्कल्स का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। क्लास 10th में आपने पढ़ा ही होगा। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ, दिस इज अ सर्कल, ये मैंने एक यहाँ पे सर्कल बनाया। अब आप सब लोगों को पता है कि सर्कल के सेंटर में एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट हमेशा फिक्स्ड होता है। तो ये कौन सा पॉइंट है, दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट है। जो भी सर्कल के सेंटर में फिक्स्ड पॉइंट होता है इसी को नोन दिस इज नोन एज, इसी को कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। इस फिक्स्ड पॉइंट को नाम देते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। क्या देते हैं नाम, सेंटर ऑफ सर्कल, है ना। तो मतलब ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है, इसको सी से डिनोट करिए, है ना। तो लेट अस से यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, लेट अस से दिस पार्टिकल इज पी। अब ये पार्टिकल जो यहाँ पे है ये सर्कल से कुछ दूरी पे है, मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल से इस पार्टिकल तक जो डिस्टेंस है, लेट अस से वो डिस्टेंस फिक्स्ड है, लेट अस से दैट इज 7 सेंटीमीटर्स। तो लेट अस से ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ये पार्टिकल यहाँ तक आया। अगर ये पार्टिकल यहाँ तक आया तो यहाँ से भी सेंटर तक जो डिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी, वो भी 7 सेंटीमीटर होगी। अब लेट अस से ये पार्टिकल चल के यहाँ तक आ गया, तो यहाँ तक जो ये पार्टिकल आ गया इसकी भी सेंटर से कितनी डिस्टेंस होगी, 7 सेंटीमीटर। कहने की बात ये है, यहाँ तक आ गया ये पार्टिकल तो यहाँ पे भी 7 सेंटीमीटर। कहने की बात ये है कि जो भी पार्टिकल सेंटर से जितना दूर है वो जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड डिस्टेंस है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ये जो डिस्टेंस है इट इज अ फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। इस फिक्स्ड डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ सर्कल, दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ सर्कल। और इसी को आर से डिनोट करते हैं, मतलब ये मेरी फिक्स्ड डिस्टेंस जो है ये आर है।
अब एक और बात समझते हैं, ये जो P है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब P के x कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, y कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। इसी तरह जो हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है, इसके भी कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं HK से डिनोट करता हूँ, है ना। अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, लेट अस सी, ये मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, है ना। तो लेट अस से मेरा सेंटर यहाँ सेंटर में है, बिल्कुल में। अब इस सर्कल, ये सर्कल सेंटर में है। अब इस सर्कल का सेंटर अगर मैं देखूंगा, दैट विल एग्जैक्टली लाई ओवर हियर, इस पॉइंट पे लाई करेगा। आपको पता है ये ग्राफ का ओरिजिन है। ग्राफ का ओरिजिन है मतलब ये वाला एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है वो यहाँ पे 0 है, जो वाई एक्सिस है वो यहाँ पे 0 है। लेकिन सर्कल के केस में मैं एच और के से इसको, इसके कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करता हूँ। तो अगर मैं इस सेंटर को देखूंगा, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इस साइड भी 0 है, इस साइड भी 0 है, मतलब इस वाले सेंटर को मैं लिखूंगा, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट आर 0 एंड 0, मतलब इसके केस में जो एच कामा के है दैट्स इक्वल टू 0 कामा 0, है ना। लेट अस से इसी चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। लेट अस से मेरे पास यहाँ पे सर्कल है, आई हैव अ सर्कल और हियर। तो यहाँ पे अगर सर्कल देखेंगे, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट कुछ है, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन y एक्सिस पे देखो, जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो इस लाइन पे लाई करता है, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब यहाँ पे सर्कल की जो कोऑर्डिनेट्स हैं, h कोऑर्डिनेट जो है वो है कुछ ना कुछ, दैट्स नॉट इक्वल टू 0, बट k कोऑर्डिनेट जो है दैट्स इक्वल टू 0, है ना। क्लियर बात? हाँ। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई है ना। इसी तरह P के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, मतलब ये वाली, इसको देखो, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब ये वाले इस साइड में कोऑर्डिनेट्स, इस साइड में कोऑर्डिनेट्स, इस साइड में कोऑर्डिनेट्स, इस साइड में कोऑर्डिनेट्स, प्लस x माइनस x प्लस y माइनस y, दीज आर नोन एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, है ना। अब अगर मैं बात करूंगा सर्कल्स के कुछ जनरल फार्मूलाज की, तो हमें पता है सर्कल का जो एरिया अगर हम निकालते हैं, एरिया ऑफ द सर्कल इट्स इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है ना। सर एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पहले इस पाई को देखते हैं, ये पाई क्या होता है। देखो मेरे पास ये सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, है ना। तो ये सेंटर है, सेंटर से जो यहाँ तक डिस्टेंस है ये आर है, इस सेंटर से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये भी आर है। तो अगर मैं इन दो डिस्टेंसेस को ऐड करूंगा, दिस विल बिकम आर प्लस आर, दैट मीन्स 2r। ये जो 2r है ना, दिस इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, इसको कहते हैं डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कल, और इसको d से डिनोट करते हैं। लेट अस सी, ये जो सर्कल था यहाँ पे कोई पार्टिकल था, अब ये पार्टिकल मूव कर रहा है अराउंड द सर्कल, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है इसके ओरिजिन पॉइंट तक इस पार्टिकल के, इट्स नोन एज सर्कमफ्रेंस, मतलब होल सरफेस एरिया इट इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। तो ये जो सर्कमफ्रेंस है ना, सर्कमफ्रेंस, ये जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस, इसको मैं अगर डायमीटर से डिवाइड करूंगा, इसको मैं अगर डायमीटर से डिवाइड करूंगा, सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू पाई, ये पाई के बराबर होता है। सो व्हाट इज पाई? पाई इज सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ अ सर्कल, इट्स पाई, है ना। तो देखो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उन्होंने एक छोटा सा सर्कल लिया, इसका उन्होंने डायमीटर निकाला, और इसका उन्होंने सरकमफ्रेंस निकाला, इसका डायमीटर निकाला, इसका सरकमफ्रेंस निकाला, है ना। तो यहाँ पे देखा कि जो C/D है दैट कम्स आउट टू बी 3.14। अब साइंटिस्ट ने थोड़ी और मेहनत की, मतलब एक और बड़ा सा सर्कल बनाया, बड़े से सर्कल में अब डायमीटर थोड़ा सा बड़ा होगा। तो यहाँ पे भी जब उन्होंने निकाला ना, यहाँ पे भी जब उन्होंने C/D निकाला, दैट आल्सो कम आउट टू बी 3.14। सिमिलरली एक और बड़ा सर्कल बनाया गया, एक और बड़ा सर्कल, यहाँ पे भी जब C/D निकाला गया, दैट कम्स आउट टू बी, 1 सेकंड, हेलो, वालेकुम, हाँ जी, थोड़ा वेट करो, मैं थोड़ा बिजी हूँ क्लास में। मैं आई एम इन क्लास, यू कैन कॉल मी आफ्टर 10 मिनट्स। तो मतलब यहाँ पे भी, सॉरी, यहाँ पे भी C डिवाइड बाई D कम्स आउट बी 1/4। इसका मतलब ये है कि सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाई डायमीटर इट ऑलवेज कम आउट टू बी सम कांस्टेंट। अब इसी कांस्टेंट को नाम दिया गया पाई, एंड इट वाज फाउंड टू बी इक्वल टू 22/7, दैट इज 3.1, है ना। तो अगर फिजिक्स में कभी कोई इक्वेशन आएगी, वहां पे अगर पाई स्क्वायर लिखा होगा, तो डायरेक्टली लिखना पाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10, बिकॉज 3.14 को 2 बार अगर आप मल्टीप्लाई करो, दिस विल अप्रोक्सीमेटली कम आउट टू बी 10। इससे क्या होगा, इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब आते हैं सर्कल्स की, मतलब यहाँ पे अब देखते हैं कि सर्कमफ्रेंस, एक और चीज देखते हैं, सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर इट्स इक्वल टू पाई।
अब आपको पता है कि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, कहाँ पे लिखा था, यहाँ पे डायमीटर इज इक्वल टू r, तो वी कैन राइट कि सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय 2r इज इक्वल टू पाई। तो इस 2r को यहाँ लाओ तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कम्स आउट टू बी 2 पाई r। सो ये एक और इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर एंड एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं जनरल इक्वेशन पे सर्कल्स की, है ना। अब आते हैं जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन सर्कल्स की जनरल इक्वेशन पे आते हैं। सर्कल्स की जनरल इक्वेशन क्या होती है? सर्कल्स की जनरल इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। ये h और k क्या है? दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन है। नाउ लेट अस से कि हमारा सर्कल जो है दैट लाइज एट द सेंटर, सेंटर ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। उसका सेंटर जो है वो बीचों बीच है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की, है ना। तो अगर ये बीचों बीच है तो हमारा जो h और k है उसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0 एंड 0, है ना। तो मतलब एक स्पेशल केस बनेगा, एक स्पेशल केस बनेगा कब? जब हमारा h कोऑर्डिनेट कॉमा k कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 कॉमा 0। ये कब होगा? when the circle exactly lies at the center। तो यहाँ पे लिखेंगे ये केस कब arise होगा? when the circle exactly lies at the center, exactly lies at the center of Cartesian coordinates, of Cartesian coordinates, है ना। तो ये बात अगर होती है तब क्या होगा? ये फॉर्मूला थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, है ना। x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। तो ये मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये है जनरल इक्वेशन। ये दो जनरल इक्वेशंस है, ये एक जनरल इक्वेशन है और इसका हमने स्पेशल केस बनाया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। तो इस पे अगर हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेंगे सो दैट थिंग्स विल बिकम क्लियर, है ना। लेट अस से हमारे पास एक इक्वेशन है, एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट अस से हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, दिस इक्वेशन इज गिवन और आपको बताया गया है फाइंड फाइंड सेंटर सी निकालो एंड रेडियस आर ऑफ सर्कल, ये निकालो। सर्कल की ये दो चीजें निकालो। तो क्या करेंगे? बस ये सर्कल की पहले देखेंगे, ये सर्कल की इक्वेशन है, हाँ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे हमें आर स्क्वायर बनाना है। अब ये आर स्क्वायर जो है इट्स नॉट रेडियस, ओनली आर इज रेडियस, ये आर रेडियस होता है नॉट आर स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे? इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169, है ना। अब इस इक्वेशन को इस जनरलाइज्ड इक्वेशन के साथ रिलेट करेंगे। जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या है? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज 13 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे जो आपका h है दैट्स इक्वल टू 0, k क्या है? 0, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कल क्या है? 0। ये इक्वेशन तभी ये इक्वेशन बनेगी जब h और k इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ द सर्कल है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0 एंड 0। मतलब सर्कल के कोऑर्डिनेट जो हैं दैट इज 0 एंड 0। सर्कल का जो सेंटर है दैट विल एग्जैक्टली एट द लाई एट द सेंटर ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब आती है बात रेडियस की। रेडियस क्या होता है? ये r रेडियस होता है, ये आर रेडियस होता है और आर यहाँ पे क्या है? दिस इज आर यहाँ पे क्या है? 13 का स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, इसका मतलब आर क्या है? 13। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। आई होप कि ये बात सबको क्लियर हो गई। आई होप कि लेट मी नो कि ये बात सबको क्लियर हुई। लेट मी नो कि ये बात सबको क्लियर हुई। लेट मी नो कि ये बात सबको क्लियर हुई। आगे चलते हैं, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेट अस से 144। तो ये किसकी जनरल इक्वेशन है? ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज कंपेरेबल टू दिस x माइनस k का होल स्क्वायर प्लस x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। मतलब सर्कल की इक्वेशन है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो 3 है ना ये के कोऑर्डिनेट है, ये जो 2 है ना ये
ये h के कोऑर्डिनेट है, ये h कोऑर्डिनेट है, ये जो k है ना 2 है ना, ये k कोऑर्डिनेट है। तो आई कैन राइट कि सेंटर ऑफ द सर्कल जो है इट्स इक्वल टू एच के कोऑर्डिनेट्स। इसके एच के कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, सो 3, 2 है ना। अगर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल की बात करूंगा तो मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल की बात करूंगा तो कैसे निकलेगा, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 12 स्क्वायर, दिस इज 12 स्क्वायर। ये जो 12 स्क्वायर है ना, दिस 12 कम्स आउट टू बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 12 है ना। तो आई होप कि आपको रेडियस ऑफ द सर्कल एंड सेंटर ऑफ द सर्कल का कंसेप्ट कंप्लीट हुआ होगा, मतलब सर्कल का कंसेप्ट और हाइपरबोला का कंसेप्ट आपको कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ एलिप्स, है ना। उसके बाद लॉग्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please do share and subscribe if you really like these videos. Thank you.